नमस्कार साथियों। मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती है, सौपन के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती है, सौपन के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिर के हौसले मत हार मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व उनकी क्या इनकी महत्ता है और कौन कौन से अनुच्छेद के मध्य ये वर्णित है, इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में है। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है। संविधान के 22 भाग है। समझ रहे कि संविधान में कुल 22 भाग है। ये भाग संख्या 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में आता है कि इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेदों के मध्य है ये। अनुच्छेद 37 से लेकर 51 तक, 37 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में ये नीति निर्देशक तत्व है क्या। अब व्यवहार में अगर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था। तो जो चीज़ें वहाँ 1950 के समय जो हालात थे देश के, उन हालातों में जो चीज़ें लागू की जा सकती थी उन्हें संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय करके उन संविधान में लागू कर दिया गया, लिख दिया गया था कि ये चीज़ें तो अनिवार्य तौर पर करना है, जैसे मूल अधिकार है और अन्य संसदीय व्यवस्थापिका कई प्रकार की चीज़ें जो लागू कर सकते थे तुरंत वो करती। लेकिन कई ऐसे आदर्श है और कई ऐसी बातें थी जो उस समय लागू नहीं की जा सकती थी तुरंत। तो जो चीज़ें उस वक्त लागू करने के हालात नहीं थे उन चीज़ों को भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के तौर पर लिखा गया, जिसको ऑलिवर जेनिंग्स ने मतलब ये पुण्य आत्माओं की आकांक्षाएं कहा। इनका अर्थ है कि ये उन लोगों की सोच थी, उनके आदर्श थे कि भविष्य में भारत में आने वाले समय में ये चीज़ें भी लागू होनी चाहिए। जैसे निःशुल्क न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, एक समान नागरिकता की व्यवस्था होनी चाहिए। संसद का गठन उन्होंने उस समय कर दिया था, विधानसभा का गठन उस समय कर दिया था, लेकिन पंचायतों का गठन उस समय नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये बात नीति निर्देशक तत्वों में लिख दी कि भविष्य में भारत को पंचायतों का गठन करके लोगों को ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का कार्य करेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो चीज़ें उस समय लागू की जा सकती थी उन्हें तो उसी समय लागू कर दिया, लेकिन जो चीज़ें नहीं लागू कर सके उन्हें भविष्य में आदर्श के रूप में लिख दिया कि ये चीज़ें आप भविष्य में लागू करोगे। तो ये तो नीति निर्देशक तत्व है। तो इनका जो मुख्य मोटो यही है कि ये राज्य के लिए यानी सरकार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि आप इस प्रकार के अपने राज्य की जो नीति बनाओगे वो इस प्रकार से बनाओगे कि इन आदर्शों को ध्यान में रखोगे, इन तत्वों को ध्यान में रखोगे। तो इसलिए इसकी जो प्रकृति निकल कर आती है कि ये प्रकृति है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं का अर्थ ये हुआ कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो सकता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इसमें अनुच्छेद 37 से 51 के मध्य अगर कोई बात लिखी हुई है तो उसे लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते कि भाई अनुच्छेद 50 में ये बात लिखी हुई है, मेरा हक है या हमारा हक नहीं है। ये सरकार के लिए केवल एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इन्हें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं माना गया है। और दूसरा है कि ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका जो स्रोत है वो स्रोत कौन सा है, कहाँ से हमने ये चीज़ें ग्रहण की। तो इसका जो स्रोत है वो आयरलैंड के संविधान से हमने इसे ग्रहण किया था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। आयरलैंड। हालांकि नीति निर्देशक तत्व है वो अधिकांश आयरलैंड से लिए गए, लेकिन इसमें कई ऐसे तत्व भी है जो हमें दूसरे देशों के, कुछ जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं, कुछ हवाना घोषणा से लिए हैं, और कई ऐसे आदर्श हैं जो संविधान निर्माताओं ने अपने मस्तिष्क से भी इसमें जोड़े हैं। तो मुख्यतः जो ये जो नीति निर्देशक तत्व का जो ख्याल है, ये जो वो विचार है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपको इसमें यही लिखना है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब ये जो नीति निर्देशक तत्व है इन्हें मूलतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है कि ये अनुच्छेद 37 से लेकर 51 के मध्य प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। इन्हें 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। पहला इसमें है कि इसमें समाजवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। समाजवादी सिद्धांत यानी एक समाजवादी राज्य की स्थापना करने के लिए कई आदर्श इसमें लिए कि इसमें पंचायतों का गठन करना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, उत्पादन और आय के जो स्रोत है उनका इस प्रकार से केंद्रीकरण करना चाहिए कि वो एक मतलब इस तरह विकेंद्रीकरण करना चाहिए कि वो एक जगह केंद्रित नहीं हो जाए। ऐसी कई चीज़ें इसमें उल्लेख करी। दूसरा इसमें था गांधीवादी सिद्धांत।
कि गांधी जी के जो आदर्श थे उन आदर्शों को भी इसमें लिया गया कि गांधी जी का जो सपना था कि भारत की जो आत्मा है वो गाँवों में निवास करती है और वो पंचायती राज को अत्यधिक महत्व देते थे, सत्ता के विकेंद्रीकरण को महत्व देते थे, उन आदर्शों को भी इसमें लिया गया है। तीसरा, उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत, इसमें कई ऐसे बौद्धिक सिद्धांत भी लिए गए हैं, जैसे हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए या हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक के लिए एक नागरिक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो ऐसे आदर्श हैं जो हम अपनी बौद्धिकता से या नैतिकता से उनको अच्छा समझते हैं, उन सिद्धांतों। तो इनमें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों से लिया गया है। तो अब इन नीति निर्देशक तत्वों से परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या कौन संविधान के कौन कौन से वाद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हुआ है, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। 37 से लेकर 51 तक सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो चीज़ें अक्सर चर्चा में रहते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो अनुच्छेद 44 के अंदर पंचायतों का गठन, इस नीति निर्देशक तत्व को संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महत्व दिया गया, स्थापित कर दिया गया संविधान के अंदर। अनुच्छेद 43 के सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ये 97वां संविधान संशोधन है 2012 में, इसमें इसको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता, ये सबसे अधिक चर्चाओं में रहने वाला कि अक्सर ये जो जहाँ सरकार या जनता के द्वारा मांग की जाती है कि एक समान नागरिक संहिता की जाए, सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो जिसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो। तो अनुच्छेद 44 को विशेष तौर पर याद रखना। एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है ये अनुच्छेद 45 में है। इसे ये बार बार चर्चाओं में इसलिए रहता है कि एक तो जो 86वें संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को संविधान में स्थापित किया गया, और हाल ही में जो नवीन शिक्षा नीति आई है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। तो इसे विशेष तौर पर याद रखना। अनुच्छेद 45 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अभी मतलब 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। ये भविष्य में ये संपूर्ण निःशुल्क शिक्षा इसमें आती है, इसीलिए इसका महत्व अब फिलहाल और भी अभी बना हुआ है। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, तो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के लिए यह अनुच्छेद चर्चा में रहता है। अनुच्छेद 48 के संविधान संरक्षण के कई प्रावधान संविधान में किए गए हैं, फिर भी ये एक अनवरत रहने वाला मुद्दा है। अनुच्छेद 41 अंतर्राष्ट्रीय शांति में अभिवृद्धि के लिए प्रयास करना, तो अनुच्छेद 51 ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि और भी संविधान के ऐसे कई अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों से जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको विशेष तौर पर याद रखना। इसके बाद में आते हैं कि ये जो है 37 से लेकर 51 तक ये मूल संविधान में थे। उसके बाद में कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व थे जो बाद के वर्षों में जोड़े गए संविधान संशोधनों के द्वारा। तो वो कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। पहला था निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कानूनी सहायता है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। भारत के अंदर न्याय बहुत महंगा है, कहने में ऐसा कहते हैं कि भारत के अंदर न्याय मिलता नहीं है बल्कि न्याय बिकता है। तो ये निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की जाए ये राज्य के द्वारा, ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया। बालकों के शोषण से रक्षा की जाए और उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की जो मजदूर काम करते हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए, और पर्यावरण को संरक्षण दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण संरक्षण, ये 4 नीति निर्देशक तत्व है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, और कुछ और भी इसके बाद के वर्षों में और भी जोड़े गए। इसके बाद में दूसरा जो नीति निर्देशक तत्व और जोड़ा गया था वो है 44वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया कि आय व ओहदों के अवसरों में असमानता को समाप्त करना, कि जो सरकारी पदाधिकारी है उनके आय के मध्य जो क्षमता है उसको समाप्त करना, और जो गैप है उसको समाप्त करना, असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षा से संबंधित था 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया, और शिक्षा का जो मूल कर्तव्य वो भी इसमें जोड़ा गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से ये। इसमें ये जोड़ा गया था कि शैशवावस्था की देखभाल वे 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना है। 6 साल से बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन की उम्र मानी जाती है, उससे पहले के जो बच्चों जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करना भी राज्य का दायित्व होगा। इसके लिए आंगनबाड़ी व्यवस्था और नई शिक्षा नीति में भी इसके लिए व्यवस्था
करी गई है। तो 86वां संविधान संशोधन के तहत ये विशेष तौर पर याद रखना, शेष अवस्था की देखभाल और 6 से कम वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं प्री प्राइमरी क्लास के, उस प्री प्राइमरी बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व होगा। इसके बाद में 97वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 43 जोड़ा गया था, जिसके तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का, और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सहकारी समितियों को संविधान में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया था। उसके बाद में है ये, मतलब कुल मिलाकर ये 4 बार नीति निर्देशक तत्वों में अब तक संविधान के संशोधन हो चुके हैं। पहला जो हुआ था उसमें 4 जोड़े गए थे और उसके बाद में ये एक जोड़े गए थे, यानी कुल संविधान में 7 नीति निर्देशक तत्व हैं 1950 के बाद में जोड़े जा चुके हैं, तो विशेष तौर पर याद रखना। उसके बाद में इस भाग 4 के बाहर भी कुछ नीति निर्देशक तत्व है। कौन कौन से है? भाग 4 के बाहर 3 नीति निर्देशक तत्व है। पहला है सेवाओं के लिए एससी और एसटी के दावे, यह अनुच्छेद 335 में है कि एससी एसटी के जो सेवा उनकी लगातार वो सिस्टम में बने रहने चाहिए, वो सेवाओं में रहने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य करें। और मातृभाषा में शिक्षा अनुच्छेद 350, याद रखना ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें प्राथमिक तक की शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान किया। वर्तमान में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है या संस्कृत मीडियम है, उन मीडियम की नहीं मानकर इन्हें भाषा को, संस्कृत और इंग्लिश को केवल एक भाषा के तौर पर ही पढ़ाना है, और इसमें 5वीं तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही देने का प्रावधान है। तो ये विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है अनुच्छेद 350। और हिंदी भाषा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 351। ये 3 ऐसे नीति निर्देशक तत्व है जो भाग 4 के बाहर है, यानी अन्य भागों में है। कारण क्या है? ये तीनों नीति निर्देशक तत्व है ये भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होने की वजह से इसको नीति निर्देशक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। तो क्योंकि मूल नीति निर्देशक तत्व वो भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, और ये तीनों अनुच्छेद भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए इसे नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद में आते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य क्या क्या टकराव होते हैं। कि मूल अधिकार है वो संविधान में वाद योग्य है, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान में वाद योग्य नहीं है। तो इन दोनों के मध्य कई बार टकराव की स्थिति होती है, क्योंकि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहती है और जो लागू करती है वो मूल अधिकारों से टकरा जाते हैं। तो कौन कौन से वाद इनसे संबंधित अब तक हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है। पहला है चंपाकम दोहराई राजनवाद, ये 1951 में हुआ था। इसमें दोनों में अगर टकराव होता है तो मूल अधिकारों को प्रभावी माना गया, कि मूल अधिकारों को अधिक महत्व दिया गया, कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 1951 तक ये स्थिति थी कि मूल अधिकार है, इसके अंदर संसद संशोधन नहीं कर सकती, और दोनों के मध्य टकराव होते हैं तो मूल अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाएगा। ये चंपाकम दोहराई राजनवाद 1951। उसके बाद में इस प्रवृत्ति से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया? 24वें संविधान संशोधन है वो लेकर आई थी सरकार, और उन्होंने ये प्रावधान दिया कि संसद है मूल अधिकारों को संशोधन तो क्या समाप्त भी कर सकती है। अगर नीति निर्देशक तत्वों में अगर वो आड़े आ रहे हैं तो संसद है मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है। केशवानंद भारती गोलकनाथवाद में भी ये आया था कि गोलकनाथवाद के बाद में आया था प्रावधान। गोलकनाथवाद में भी ये कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तब सरकार को ये 24वां संविधान संशोधन लाना पड़ा था कि संसद मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है। उसके बाद में केशवानंद भारतीवाद आया था। उस केशवानंद भारती में कि संसद मूल अधिकारों समेत संसद है वो किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे की जो अवधारणा है मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो मूल ढांचे की जो अवधारणा है वो केशवानंद भारतीवाद में आई थी, ये भी इस मूल अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। ये गोलकनाथवाद, ये हम दोनों मूल अधिकारों के बिंदु में पढ़ चुके हैं। गोलकनाथवाद 1967 और केशवानंद भारतीवाद ये 1973 में। ये दोनों वाद भी मूल, इसमें कहा संशोधन नहीं कर सकती, और केशवानंद भारतीवाद कह रहा संशोधन कर सकती है। तो गोलकनाथवाद के बाद में ये लेकर आई थी संसद के मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, बल्कि समाप्त भी कर सकती है। उसके बाद में इसे संसद 25वां संविधान संशोधन लेकर आई थी। उसकी भाषा को समझना, इसमें अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 ग
में वर्णित निर्देशक तत्वों को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वे अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। यानी अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 घ को अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर वरीयता दी गई। अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 जीवन का और भ्रमण का, आवास का जो अधिकार है, उन अधिकारों के ऊपर अनुच्छेद 39 ख और ग को वरीयता दी गई थी 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने ये व्यवस्था की, जो सरकार थी उन्होंने ये व्यवस्था दी, नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर और अधिक प्रभावी बना दिया गया। ये तो बनाया गया था, इसमें तो केवल 2 ही अनुच्छेदों को प्रभावी बनाया गया था। और 42वें संविधान संशोधन में सभी नीति निर्देशक तत्व हैं उन सभी को मूल अधिकारों के ऊपर प्रभावी बना दिया गया था। उसके बाद में वो सबसे महत्वपूर्ण जो वाद आया था, ये मिनर्वा मिल्स वाद आया था, ये 1980 में आया था। नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण वाद है। इसने ये व्यवस्था दी कि इस जो अनुच्छेद था 42वां, सबसे पहले तो उसको रद्द किया कि सभी नीति निर्देशक तत्व है वो अधिकारों के ऊपर प्रभावी नहीं रहेंगे, इसको रद्द किया था सबसे पहले। उसके बाद में इन्होंने अधिकारों को पुनः स्थापना करी, जो मूल अधिकार है वो प्रभावी रहेंगे नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर। लेकिन इन्होंने भी वापस इसको नहीं छेड़ा, अनुच्छेद जो 25 की व्यवस्था थी इसको नहीं छेड़ा, केवल अनुच्छेद 42 को रद्द किया। याद रखना, मिनर्वा मिल्स वाद में अनुच्छेद 42 को रद्द किया गया था, अनुच्छेद 25 को नहीं। 25 के जो प्रावधान थे यानी अनुच्छेद 39 ख और ग अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर प्रभावी रहेंगे। और उन्होंने बाद में मिनर्वा मिल्स वाद ने ये व्यवस्था दी थी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर एक दूसरे के पूरक है। लाइन को से अक्षर से याद रखना, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर एक दूसरे के पूरक है। तो ये व्यवस्था थी। और आज की तारीख में क्या स्थिति है? आज की तारीख में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है और अनुच्छेद 39 ख और ग अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर भारी है, अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर प्रभावी है और शेष नीति निर्देशक तत्व है वो उनके ऊपर मूल अधिकार प्रभावी है। तो अब ये याद करना महत्वपूर्ण होता, अनुच्छेद 39 ख और ग में ऐसा क्या है जिसे मूल अधिकारों के ऊपर भी वरीयता दी जा रही है। अनुच्छेद 39 ख में है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार से राज्य वर्गीकृत करेगा कि वो समुदाय के सबके हित में हो। यानी जो भी ये भौतिक संसाधन है राज्य के, उनका बंटवारा या नियंत्रण इस प्रकार से होना चाहिए कि वो समाज के सबके हित में। यानी एक समाजवाद का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। ये समाजवाद क्या हो जाए, निजीकरण को अधिक इसको बढ़ावा नहीं देना और समाजवाद को बढ़ावा देना और हर आदमी तक जो समाज के, राज्य के जो भौतिक संसाधन है उसका बंटवारा हो सके। और 39 ग में कहा गया धन एवं उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि वो एक जगह अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो, यानी धन किसी के पास अधिक से इकट्ठा नहीं हो और जो अन्य उत्पादन के जो साधन हैं वो भी इस प्रकार से एक ही जगह केंद्रित नहीं हो जाए। इस व्यवस्था तो इन दोनों मूल अधिकारों को, इन दोनों नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर प्राथमिकता दी गई। तो आज ये 5 वाद है, पांचों वादों को विशेष तौर पर याद रखना। चंपाकम दोहराई में मूल अधिकारों को महत्व दिया गया था। 25वें संविधान संशोधन के अंदर मूल अधिकारों को महत्व को कम किया गया था, नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्व दिया गया था। 25वें संविधान संशोधन में केवल 2 अनुच्छेद 39 ख और ग को 14 और 19 के ऊपर प्रभावी बनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर प्रभावी बनाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण है मिनर्वा मिल्स वाद। आज की तारीख में ये केवल अनुच्छेद 39 ख और ग ही है वो 14 और 19 के ऊपर प्रभावी है। केवल अनुच्छेद 39 ख और ग ही 14 और 19 के ऊपर प्रभावी है। बाकी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तो राज्य अपनी नीतियां बनाते वक्त दोनों को बराबर महत्व दें। इसके बाद में है कि नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स ने इन्हें पुण्य आत्मा लोगों की आकांक्षा कहा, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न। दूसरा, इन्होंने इसे फेबियन समाजवाद की स्थापना करने वाले बताए। फेबियन समाजवाद इंग्लैंड का एक समाजवाद है जो सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब ने दिया था, जो समाजवाद की स्थापना करने से जुड़े कुछ सिद्धांत है, कुछ आदर्श है इसमें। दूसरा, इन्होंने कहा कि सिडनी के इन पृष्ठों के अंदर सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब की जो आत्मा है वो इन पृष्ठों में प्रवेश कर गई है। तो ये 3 कथन जेनिंग्स से संबंधित है।
ग्रेनुल ऑस्टिन ने इसके बारे में कहा था कि ये संविधान की मूल आत्मा है, यानी ग्रेनुल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों को और नीति निर्देशक दोनों तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा था कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और मूल अधिकार है वो संविधान की मूल आत्मा है, ग्रेनुल ऑस्टिन ने कहा था। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि ये संविधान के प्राण है और संविधान का सार तत्व है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषताएं बताया था। ये जो संविधान के अंदर एक समाजवाद की स्थापना करते हैं, इस संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं। केटी शाह ने कहा था कि ये बाह्य अलंकरण से युक्त खूबसूरत परिधान है मात्र। टीटी कृष्णमाचारी, इसको याद रखना, इन्होंने भावनाओं का कूड़ा ग्रह कहा कर इसकी आलोचना करी थी। नसरुद्दीन शाह अहमद ने भी इन्हें आलोचना स्वरूप कहा कि ये नवरोज़ के दिन जो संकल्प लिया जाता है वो है जो 2 जनवरी को ही तोड़ दिया जाता है। केसी वैयर ने कहा कि ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है। तो ये महत्वपूर्ण कथन है, इनसे जुड़े इन्हें विशेष तौर पर याद रखना। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।